नमस्कार दोस्तों, ईयर 1968 में अमेरिका में 37th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है और जनवरी 1969 में रिचर्ड निक्सन अमेरिका के 37th प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। अब ये वो दौर था जब अमेरिका वियतनाम वार में इन्वॉल्व था और इसी कारण अमेरिका में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन अगले 4 सालों तक रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहते हैं। इसके बाद ईयर आता है 1972 और इस साल अमेरिका में अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना था, लेकिन इसी साल 17 जून को कुछ ऐसा होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी प्रेसिडेंट निक्सन को रिजाइन देना पड़ता है और अमेरिका में एक बहुत बड़े स्कैंडल का खुलासा होता है जिसे आज हम द वाटरगेट स्कैंडल के नाम से जानते हैं। आखिर क्या थी इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में वाटरगेट स्कैंडल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं जिससे आपको ये पूरा केस समझने में आसानी होगी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उस वक्त अमेरिका में 2 मेन पार्टीज थी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे जॉर्ज मैकगोन थे और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी जिससे रिचर्ड निक्सन थे। उस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कमेटी हुआ करती थी, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, जिसका वाशिंगटन में एक हेडक्वार्टर था वाटरगेट नाम से। इस पूरे स्कैंडल की शुरुआत यहीं से हुई थी और इसीलिए इसका नाम वाटरगेट स्कैंडल रखा गया था। उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स ने रिचर्ड निक्सन के अंडर में इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाया था जिसका नाम था 1972 री इलेक्शन कैंपेन और एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी टू री इलेक्ट द प्रेसिडेंट करके, जिसे हम शॉर्ट में CRP कहेंगे या कई बार इसी को CREEP भी कहते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है 17 जून 1972 से, जब निक्सन के री इलेक्शन कैंपेन के कुछ मेंबर DNC यानी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के हेडक्वार्टर वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में चोरी करते हुए और कुछ लिसनिंग डिवाइसेस लगाते हुए पकड़े जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे थे वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। असल में इस पूरे इंसिडेंट्स की प्लानिंग 27 जनवरी 1972 से ही शुरू हो गई थी, जब जी गार्डन लिडी जो कि CRP फाइनेंस काउंसिल थे, उन्होंने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जॉन मिचेल और प्रेसिडेंशियल काउंसिल जॉन डीन के सामने एक प्लान रखा था जिसमें कि उन्होंने विपक्ष यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ कई सारी इलीगल एक्टिविटीज प्लान की थी। इनका प्लान था कि ये लोग DNC के हेडक्वार्टर में डॉक्यूमेंट्स की चोरी करेंगे और वहां लिसनिंग डिवाइसेस इंप्लांट करेंगे जिससे कि DNC पार्टी की जो भी योजनाएं हुई इलेक्शन को लेकर ये लोग उसे टैप कर सकें। शुरू में अटॉर्नी जनरल जॉन मिचेल इसे मना कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर ये इसे सीक्रेटली मंजूरी दे देते हैं। इसके बाद गॉर्डन लिडी एक टीम बनाते हैं जिसमें कि ये कुछ हाई प्रोफाइल जैसे कि FBI, CIA और CRP के मेंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। इसमें एक्स FBI एजेंट अल्फ्रेड सी बाल्डविन को वायर टैपिंग और बातचीत की निगरानी करने का काम सौंपा जाता है। बाल्डविन तैयार होते हैं और इसी वाटरगेट कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने एक मोटेल के रूम नंबर 419 में अपना पूरा सेटअप बनाकर काम स्टार्ट कर देते हैं। 28 मई 1972 को ये पहली बार वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में ब्रीच करते हैं, वहां डिवाइसेस को रेडी करते हैं और फिर ये DNC के कुछ सीक्रेट कॉल्स को टैप करना शुरू कर देते हैं। अगले कुछ दिनों तक ये सक्सेसफुली कॉल्स को टैप करते हैं, लेकिन इसके बाद इनके टैपिंग डिवाइसेस में खराबी आ जाती है, वो काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद ये फिर से प्लान बनाते हैं और 17 जून 1972 की रात 5 लोग वर्जिलियो गोजालेस, बर्नार्ड बार्गर, जेम्स मैककॉर्ड, यूजेनियो मार्टिनेज और फ्रैंक स्टारगिस ये वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में जाकर डिवाइसेस को रिपेयर करने और कुछ अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने के लिए निकलते हैं। ये वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में घुसते हैं, वहां के लॉकर्स को डिस्पैच करते हैं और डिवाइसेस को रिपेयर करने में लग जाते हैं, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक विल्स कुछ डिस्पैच लॉक्स को देख लेते हैं। उन्हें कुछ सस्पिशियस लगता है और फिर वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस आती है और इन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस पूरे इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन होती है और इन 5 लोगों के साथ अल्फ्रेड सी बाल्डविन जो कि इसी वाटरगेट कॉम्प्लेक्स के सामने मोटेल से फोन टैपिंग कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और इन सब के पास से ढेर सारा कैश, कुछ टैपिंग इक्विपमेंट्स, 3 कैमरे और कुछ टीयर गैस गन्स मिलती हैं। इसके बाद FBI इनकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद व्हाइट हाउस के कुछ मेंबर्स का नाम सामने आता है, जिसके बाद उस वक्त के प्रेसिडेंशियल काउंसिल जॉन डीन के ऊपर व्हाइट हाउस से रिलेटेड क्लूज को डीप 6 यानी नष्ट करने का दबाव बनाया जाता है और प्रेसिडेंट निक्सन अपने चीफ ऑफ स्टाफ HR हॉल्डमैन को फोन कॉल के थ्रू सीक्रेटली ऑर्डर देते हैं कि वो CIA का यूज करके FBI की इन्वेस्टिगेशन को रोके, क्योंकि FBI उस वक्त इस पूरे इंसिडेंट्स के फंडिंग को ट्रैक कर रही थी। अब उस वक्त के 2 न्यूज रिपोर्टर कार्ल बर्नस्टीन और बॉब वुडवर्ड इस पूरे इंसिडेंट्स को इंडिपेंडेंटली अपने सोर्स का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में डीप थ्रोट नाम के एक एनोनिमस सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, हालांकि आगे चल के पता चलता है कि डीप थ्रोट नाम का वो एनोनिमस
यूजर FBI के एक्स एसोसिएटिव डायरेक्टर मार्क फेल्ट थे। इधर FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन में फंडिंग को ट्रैक कर लेती है और पता चलता है कि बर्नार्ड बार्कर, जो कि उन्हीं पांचों में से एक था जो कि वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में घुसे थे, उसके खाते में $25,000 का चेक जमा किया गया था। और आगे पता चलता है कि ये पैसा प्रेसिडेंट निक्सन की कमेटी CRP का था। अब तक यहाँ प्रेसिडेंट निक्सन की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ने लगी थी और इन सब के बीच अटॉर्नी जनरल जॉन मिचेल डर जाते हैं और वो अपनी पत्नी मार्था मिशेल को खुद ही किडनैप करवा देते हैं। असल में उन्हें डर इस बात का था कि उनकी वाइफ उन पांचों चोरों में से एक जेम्स मैकगॉर्ड को जानती थी और इस पूरे इंसिडेंस के बाद वो अपने हस्बैंड जॉन मिचेल पर रिजाइन करने का दबाव बना रही थी। लेकिन जॉन मिचेल यहाँ रिजाइन नहीं देना चाहते थे और इसीलिए वो अपनी वाइफ को किडनैप करवा देते हैं। वाटरगेट कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई एक छोटी सी चोरी अब एक बड़े स्कैंडल का रूप ले रही थी और फिर 7 फरवरी 1973 को इस पूरे स्कैंडल की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, जिसके बाद इस केस की लाइव हियरिंग होती है और अमेरिका के लगभग 85% से भी ज्यादा लोग इस लाइव को देखते हैं। इस केस में व्हाइट हाउस के एक्स लॉयर जॉन डीन प्रेसिडेंट निक्सन के खिलाफ गवाही दे देते हैं। इस बीच अटॉर्नी जनरल इलियट रिचर्डसन ने आर्चिबाल्ड कॉक्स को जो इस पूरे स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स के साथ एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिया गया। 16 जुलाई 1973 को ये पूरा केस एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है जब व्हाइट हाउस के सहायक अलेक्जेंडर बटरफील्ड अनविलिंगली इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि व्हाइट हाउस में कुछ सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस रखी गई हैं और फिर जुडिशरी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट निक्सन से व्हाइट हाउस में रखे गए उन रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के साथ रिकॉर्ड किए गए टेप्स को सरेंडर करने का ऑर्डर देती है। लेकिन निक्सन एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज यानी अपने अधिकारों का हवाला देते हुए टेप्स देने से मना कर देते हैं और यहाँ जन्म होता है सैटरडे नाइट मैसेकर का। मैसेकर नाम सुनकर आप ये मत समझिएगा कि यहाँ कोई मार काट हुई थी। असल में उस दिन कुछ अनएथिकल फैसले लिए गए थे, इसीलिए अमेरिका में इसे द सैटरडे नाइट मैसेकर कहा जाता है। खैर 20 अक्टूबर 1973 को प्रेसिडेंट निक्सन अटॉर्नी जनरल रिचर्डसन को स्पेशल प्रोसिक्यूटर आर्चिबाल्ड कॉक्स को बर्खास्त करने का आदेश देते हैं, लेकिन रिचर्डसन यहाँ कॉक्स को बर्खास्त करने के बजाय खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद निक्सन फिर से वही ऑर्डर डिप्टी अटॉर्नी जनरल विलियम रिकलसॉस को देते हैं, लेकिन वो भी इनका ऑर्डर का पालन ना करते हुए खुद के पद से ही इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट निक्सन यहाँ भी नहीं रुकते। इसके बाद अगेन वो सॉलिसिटर जनरल रॉबर्ट बोर्ग को सेम ऑर्डर देते हैं और इस बार रॉबर्ट बोर्ग निक्सन के ऑर्डर का पालन करते हुए आर्चिबाल्ड कॉक्स को बर्खास्त कर देते हैं। इस पूरे इंसिडेंस के बाद निक्सन पर हजारों सवाल उठते हैं और उन्हें जमकर क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन 17 नवंबर 1973 को प्रेसिडेंट निक्सन एक पब्लिक स्पीच देते हुए कहते हैं, आई एम नॉट अ क्रूक। अप्रैल 1974 में फाइनली जाकर प्रेसिडेंट निक्सन दबाव में आकर रिकॉर्डिंग टेप्स के एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट्स को रिलीज कर देते हैं और इसके बाद एक एक कर लगातार कई सारे टेप्स रिलीज किए जाते हैं। इन टेप्स के रिलीज होने के बाद करप्शन का एक बहुत बड़ा खुलासा होता है और निक्सन पर सीधा सवाल उठता है। 7 अगस्त 1974 तक निक्सन का पूरा समर्थन लगभग खत्म हो जाता है और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अगले ही दिन यानी 8 अगस्त 1974 को प्रेसिडेंट निक्सन अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर देते हैं। इस इंसिडेंट से अमेरिका समेत पूरी दुनिया शॉक हो जाती है क्योंकि ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार था कि किसी सिटिंग प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया था और इस तरह खत्म होता है रिचर्ड निक्सन के प्रेसिडेंसी का सिलसिला। ये एक ऐसी घटना थी जिससे पूरी दुनिया शॉक में आ गई थी। खैर इस पूरी घटना से आपको क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।